नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील प्रजापति फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ जिसका नाम है रेगुलर इमेज पार्ट 1। आज हम लोग रेगुलर इमेज के पार्ट 1 की बात करेंगे। रेगुलर इमेज पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेंसुरेशन का एक पार्ट है। मेंसुरेशन को 2 पार्टों में बांटा जाता है। मेंसुरेशन का पहला पार्ट होता है द्विविमीय और दूसरा होता है त्रिविमीय, यानी कि 2D और 3D। तो हम लोग यहाँ पर 2D का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। 2D में बहुत सारी इमेजेस आती हैं, जैसे कि उसमें आता है आपका ट्रायंगल, फिर उसके बाद आ जाता है क्वाड्रिलेटर के बाद आ जाता है बेटा आपके पॉलीगन्स वगैरह और सर्किल। तो इन 3 पार्टों के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो इसमें से हमने एक छोटा सा पार्ट चुना है, वो है रेगुलर इमेज। मैंने चूँकि लास्ट वीडियो के एंड में थोड़ी सी बातें बताई थी, तो फिलहाल हम रेगुलर इमेज को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेगुलर इमेज होती क्या है, हमने किन इमेजेस को रेगुलर में रखा है, और फिर एक एक करके उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको कि आप जो पढ़ने जा रहे हो उसे बोलते हैं क्षेत्रमिति। उसे बोलेंगे आप क्षेत्रमिति। आई होप आपको दिख नहीं रहा है, क्षेत्रमिति। ओके, अब ये क्षेत्रमिति क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। क्षेत्रमिति एक्चुअली में ये 2 भागों में बांटा जाता है। इसे बोलते हैं, पहला पार्ट बोलते हैं 2D और दूसरा पार्ट बोलते हैं 3D। ओके, अच्छा 2D को आप लोगों के आप लोगों की बुक्स में इस 2D को किस नाम से जाना जाता है, उसमें बोला जाता होगा क्षेत्रफल और परिमाप, एरिया एंड पैरामीटर के नाम से जाना जाता होगा। और जब बात करेंगे 3D को, तो 3D को बोला जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हमने देखा कि हमारे पास ये, और यहाँ पर पढ़ना क्या क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है। तो क्षेत्रफल में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है त्रिभुज। ओके, ठीक है, त्रिभुज के बाद हम लोगों को इसमें पढ़ना होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज के बाद हमें पढ़ना होता है वृत्त। ओके, अच्छा बात आती है कि त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना होता है। तो त्रिभुज में हमें पढ़नी होती हैं 4 इमेजेस। ओके, सबसे पहले पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद हम पढ़ते हैं समद्विबाहु मतलब आइसोस्केलेस ट्रायंगल। उसके बाद पढ़ते हैं विषम बाहु। विषम बाहु को बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। और उसके बाद पढ़ते हैं समकोण, और समकोण को ही बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, जब बात करेंगे क्वाड्रिलेटर की यानी चतुर्भुज में, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपको वर्ग, फिर दूसरे में पढ़ेंगे हम लोग आयत। ठीक है, और फिर हम तीसरे में पढ़ेंगे भैया आपका समचतुर्भुज, या कह सकते हो समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समचतुर्भुज। ओके, समचतुर्भुज के बाद इसमें एक और पार्ट आएगा जिसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। जो अंग्रेजी माध्यम से हो, जिनको इनका इंग्लिश नाम समझना हो वो देख ले। इसे बोलेंगे स्क्वायर, इसे बोलेंगे रेक्टेंगल, इसे बोलेंगे पैरेललोग्राम, इसे बोलेंगे रोम्बस, इसे बोलेंगे आप लोगों का ट्रेपेज। ठीक है, जब हम बात करेंगे वृत्त की, तो वृत्त में भी हमें 2 पार्ट तो कम से कम पढ़ने ही पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है अर्धवृत्त, और उसके बाद हमें पढ़ना है त्रिज्यखंड। अर्धवृत्त और त्रिज्यखंड मतलब हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है भैया अर्धवृत्त का मतलब तो समझ में आ गया होगा, सेमी सर्किल। उसके बाद त्रिज्यखंड का मतलब होता है सेक्टर। मतलब हम लोगों को केवल क्षेत्रफल पैरामीटर में ये सब चीज़ें पढ़नी है। ये आपके इंडिविजुअल नाम है। इंडिविजुअल नाम का मतलब होता है कि सिर्फ समबाहु त्रिभुज से भी क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ समद्विबाहु से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आगे चल के जब हम देखेंगे कि क्वेश्चन, ये पैटर्न बहुत पुराना हो गया कि सिर्फ समबाहु त्रिभुज से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अब जो पैटर्न आ रहे हैं वो मिसलेनियस आ रहे हैं। हो सकता है कि ट्रायंगल और सर्कल से कोरिलेट करके क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है तीनों से कोरिलेट करके क्वेश्चन आ जाए। तो अब इस तरीके से होता रहता है।
कि क्वाड्रिलेटर के अंदर ही बेटा सर्किल बना देते हैं, क्वाड्रिलेटर के अंदर ही ट्रायंगल बना देते हैं, हो सकता है क्वाड्रिलेटर के अंदर ट्रायंगल बना के उसके अंदर सर्किल बना के क्वाड्रिलेटर बना दे, तो ये अप्रोच लगी रहती है। तो इनके क्वेश्चंस आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब इनके बारे में बेहतरीन तरीके से नॉलेज होगी। अब हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है। हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात कर लें। इससे पहले मैं आपको समझाऊं कि मेरा मानना है कि ये तीन ही चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ती हैं। ओके, सबसे पहले पढ़ना पड़ता है प्रिज्म, फिर पढ़ना पड़ता है पिरामिड, उसके बाद पढ़ना पड़ता है ना तो प्रिज्म और ना पिरामिड। अच्छा, जो बच्चे देख रहे होंगे वीडियो, उनको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, अरे इसमें तो भैया आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु वगैरह बताना चाहिए था, लेकिन आपने तो ये बता दिया, ये तो किताबों में अलग से कोई चैप्टर बना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रिज्म के अंडर में ही हम घन को भी रखते हैं, घनाभ को भी रखते हैं, बेलन को भी रखते हैं, ठीक है। और पिरामिड के अंदर हम आपका जो आप बहुत अच्छे से नाम जानते हो शंकु रखते हैं। और इसमें क्या रखते हैं, जो ना तो प्रिज्म होता है और ना ही पिरामिड होता है, उसमें हम रख लेते हैं भैया आपका गोला, ठीक है, अर्धगोला और फ्रस्टम, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें रख लेते हैं। फिलहाल ये आपका जो सिलेबस होता है तो क्वेश्चन काफ़ी ब्रॉड होता है और उसके लिए बहुत समय भी चाहिए होता है पढ़ने के लिए। तो आज हम लोगों ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और छोटा सा और बहुत ज़्यादा अच्छा हम लोगों ने टॉपिक उठाया है, जिससे बोलते हैं रेगुलर इमेज। अच्छा, मैंने ये पूरा बताया आपको, इसमें कहीं पे भी रेगुलर इमेज आपको दिख नहीं रही है, क्योंकि ना तो मैंने लिखा है ना ही मैंने आपको अभी तक बताया है। तो अब मैं बात करता हूँ रेगुलर इमेज की। तो देख लीजिए, जिन इमेजेस में मैं आपका बॉक्स बना रहा हूँ, ओके, जिन इमेजेस में मैं आपका बॉक्स बना रहा हूँ, ये है आपका रेगुलर इमेज। क्यों रेगुलर इमेज है? आप समबाहु त्रिभुज को किसी भी व्यू से देखो, कोई भी व्यू हो आपका, वर्ग का भी कोई भी व्यू हो, किसी भी वृत्त को देखेंगे तो वो चारों तरफ से देखने में एक जैसे लगते हैं। इस वजह से हम इसको आदर्श चित्र या रेगुलर इमेज की कैटेगरी में रखते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनमें से किसी एक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। ओके, तो आज हम टोटली चर्चा करेंगे समबाहु त्रिभुज में हम लोगों को किस तरह से फार्मूलों से बचना है, क्योंकि इस कैटेगरी में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अपने फार्मूलों को किस तरीके से कम करो। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिना फार्मूले के हो जाएगा, फार्मूलों के बिना नहीं होगा, बट हम लोग फार्मूलों को बिना बड़े यूनिक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फार्मूलों को हम जितना यूनिक तरीके से यूज़ करके लगाएंगे, हमारा टाइम पीरियड कम होगा और हमारा मेन जो उद्देश्य होता है, मेन मोटो होता है, वो यही होता है कि हम अपने क्वेश्चन को कितने कम समय में कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर इससे समबाहु त्रिभुज से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे जो आपको पता हैं, और वो भी बातें पढ़ेंगे जो आपको पता नहीं है। और हम आप इन्हें एज अ क्वेश्चन भी ट्रीट कर सकते हैं और एज अ कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं, बट ये चीज़ें आपको डायरेक्टली आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको डायरेक्टली आती हैं तो विश्वास मानिएगा आपको सवाल बहुत आसानी से कर पाएंगे। और सपोज़ आपको नहीं आती है तो पहले आप इन्हें सॉल्व करके वो चीज़ें निकालेंगे, फिर उनको पुटअप करेंगे, तो वो टाइम पीरियड लगेगा। और टाइम पीरियड याद रखिएगा, क्वेश्चन जल्दी नहीं हो रहा है, टाइम ले रहा है, तो वो ना होने के बराबर ही है। ओके, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि बेटा एक ऐसा चित्र जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं। तो मैं भी इन्हीं पर चर्चा करूंगा और मैं पहले इसका बेसिक कंटेंट बताऊंगा जो आपके बुक्स में भी है, जो आपको नॉलेज में भी है, और इसलिए बताऊंगा क्योंकि कुछ बच्चों ने ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी, तो उनको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। चलिए, हाँ, तो समबाहु त्रिभुज स्टार्ट करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में सबसे पहले मैं आपको एक इमेज सामने दे रहा हूँ। इस इमेज को हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। इसमें हम 7 या 8 इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि इस इमेज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ओके, समझ में आया? अच्छा भाई, अच्छा, कोई भी इमेज मैं आपको बता दूं, अगर आप 2D इमेजेस में कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपसे यही चीज़ें पूछी जाएंगी। या तो क्षेत्रफल पूछा जाएगा आपसे,
ओके, या फिर आपसे उसकी ऊंचाई पूछी जाएगी, और ऊंचाई नहीं पूछेगा तो वो हो सकता है आपसे विकर्ण पूछ रहा हो। हर जगह विकर्ण तो नहीं होता है, लेकिन कुछ चुनिंदा जगहों पे विकर्ण होता है, ठीक है। और फिर आपसे पूछा जाएगा परिमाप, ठीक है, परिमाप, और इन्हीं पर वो इंक्लूड कर देता है बच्चों खर्च। तो कुछ नहीं करना होता है, खर्च का मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो हमारे पास टोटल खर्च आ जाता है। तो ये अभी बात का इशू है, फिलहाल हमें बात करना है हमें यही 3 चीज़ों पर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो चीज़ों को समझिएगा। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि हमारे सामने एक इमेज है जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएँ होती हैं, और तीनों भुजाएँ आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। अब ये भी मान के चलिएगा कि अगर किसी भी इमेज में तीनों भुजाएँ बराबर हैं, तो इसका मतलब साफ साफ ये जाता है कि इसके तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि सब लोगों को नॉलेज है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और तीनों को 180 को 3 बराबर भागों में बांटेंगे, तो इसका मतलब है ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। बात को समझ पा रहे हैं आप? ओके, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आपका 180 होता है, और 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये 60 डिग्री और 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। चूँकि मैं बात कर रहा था कि आप इसे कहीं से भी देखें, आप यहाँ से भी देखेंगे तब भी आपको वैसे ही दिखाई देगा, आप यहाँ से देखेंगे आपको तब भी वैसा ही दिखाई देगा, और आप यहाँ से भी देखेंगे तब भी आपको वैसा ही दिखाई देगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि आप इसे कहीं से भी देखो आपको देखने में एक जैसे लगेगा। मैंने इसीलिए इसको रेगुलर इमेज की कंडीशन में डाला हुआ है। ओके, चलिए फिलहाल हम इसको आगे समझते हैं। अब होता है क्या है कि बेसिकली क्या होता है कि जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, तो हम किसी भी भुजा को ए मान लेते हैं, किसी भी भुजा को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो ये भुजा भी ए हो जाएगी और ये भुजा भी ए हो जाएगी, तो क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम इसमें एक ऊंचाई बनाते हैं, एक लंबाई। ऊंचाई क्या होती है, याद रखिएगा, हिंदी में इसे बोलते हैं हाइट, और एल्टीट्यूड भी नाम दिया जाता है। एल्टीट्यूड से निकल के आता है एल्टीट्यूड। ओके, तो अब ये क्या होता है, ये याद रखिएगा, हाइट जो होती है वो किसी भी वर्टेक्स यानी किसी भी शीर्ष से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री बनाने वाली लाइन को बोला जाता है, ठीक है। इत्तेफाकन इसकी दोनों तरफ की लाइनें बराबर होती हैं, तो ये नीचे वाली लाइन को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अब चूंकि हम बात करते हैं यहाँ पे ए है, ये भी ए है, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा √3/2a। ओके, समझिएगा कैसे आया, समझिएगा भाई। हमने कहा मुझे ये फंडामेंटल निकालना है, तो हमने कहा ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। लंब हमें नहीं पता है, सपोज परपेंडिकुलर नहीं पता है हमको, लंब आधार और ये हो गया कर्ण, तो लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो भाई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार तो पूरा तो ए है, तो अगर हम इसकी आधी भुजा देखेंगे तो a/2 होगा। चूँकि इसका स्क्वायर करना है तो a² कितना हो जाएगा, 4। बात को समझ रहे हैं यहाँ तक? अब बराबर हो जाएगा कर्ण के, किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण के। जब हम बात करते हैं कर्ण क्या है, तो कर्ण a है, तो ये हो जाएगा a²। अब हम बात करेंगे p² इसको उस तरफ लेकर जाएंगे, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, सबको अच्छे से पता है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से a² कॉमन ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 3 में कितना भैया, 4। अब चूँकि इनका वर्गमूल ले लेंगे तो p बराबर आ जाएगा a, तो भैया a² a बन जाएगा, 3√3 बन जाएगा, 4 जो है वो 2 बन जाएगा। तो हमें पता चल गया परपेंडिकुलर = क्या हो गया, √3a/2। बात को समझ पा रहे हैं? तो ये है आपकी हाइट, ऊंचाई। तो यहाँ से एक बात समझिएगा, इस तरीके से इसकी ऊंचाई निकाली जाती है। ओके, तो एक और चीज़ याद रखिएगा, अब अगर आप किसी भी ट्रायंगल में तीनों हाइट ड्रॉ कर दो, किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर आप तीनों हाइट ड्रॉ कर दो, तो याद रखिएगा वो हाइट एक जगह से निकलती है, एक पॉइंट से होकर निकलती है। ये याद रखिएगा, ये वो पॉइंट होता है जिससे आप इनर और एक्सटीरियर सर्कल दोनों ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इनर का मतलब जो अंदर सर्कल बनता है जो तीनों भुजाओं को टच करता है, और एक्सटीरियर का मतलब जो तीनों शीर्षों को टच करता है, ठीक है। इसी को हिंदी में अंतःवृत्त और परिवृत्त भी बोलते हैं, और परिवृत्त को अंग्रेजी में बेटा हम लोग सर्कम सर्किल भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ वहाँ से निकल के आती है, ठीक है। तो अब ये तो भैया बेसिक हो गया, ये तो भाई बेसिक हो गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया क्षेत्रफल निकालिए। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है 1/2, उसके बाद होता है भैया आधार और इनटू में ऊंचाई, आधार इनटू में ऊंचाई। ओके, जब हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल निकालना है तो भैया कह दो भैया 1/2 तो भैया मुझे पता है, आधार हमने a माना था, ऊंचाई अभी हमने √3/2a निकाल ली है। मतलब अगर हम क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे तो भैया हमारे पास √3a² में 4 आ जाएगा। मतलब हम यहाँ से बड़े आराम से क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं।
अब ये बेसिकली आपने क्लास 7th 8th 6 वगैरह जहाँ पे भी ये पढ़ा होगा, आपने इसी तरीके से इन चीज़ों को पढ़ा होगा। बट ये कंपटीशन का व्यू नहीं है कि अगर आप कंपटीशन में इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे ना तो बच्चों बहुत समय लगेगा। आपके माइंड में कुछ आएगा भी कि नहीं भैया इसमें जाने क्या है, साइड रख देंगे, यहाँ पे हमारा एरिया निकल आएगा, यहाँ पे साइड रख देंगे तो हाइट निकल आएगा। तो सपोज़ बच्चों एक बात दिमाग लगाइए, अगर आपको हाइट दी गई है समझना, तो आप पहले साइड निकालोगे, साइड निकालने के बाद फिर एरिया निकालोगे। तो कहीं हद तक कहीं जगह पर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल गलत है, बहुत अच्छा है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, लेकिन कंपटीशन के तौर पर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिससे आप उन चीज़ों को, क्वेश्चन को थोड़ा आराम से कर सकते हो। मेरा मोटो यही है कि अगर आप क्वेश्चन को आराम से करना चाहते हो तो आपके पास एक्स्ट्रा कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसको हम किस व्यू में देखते हैं। उम्मीद है आप ये चीज़ नोट करते जाइएगा। ये चीज़ तो भले आपके बुक में है, लेकिन जो उसके बाद में बताने जा रहा हूँ तो शायद ही आपके बुक में हो। चलिए भाई, अब आपका यहाँ से फर्स्ट कंटेंट यानी कि लॉजिक नंबर 1 जो है आपको पता, हम बताते हैं आपको। चलिए अगर हम बात करते हैं किसी समबाहु त्रिभुज की, ये लॉजिक नंबर 1 है भाई, ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, सभी साइडें इसकी बराबर होती हैं, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये अभी हमने समझा। तो अगर हम यहाँ से बोल रहे हैं कि ये अगर हाइट बना रहा है तो ये एक समकोण त्रिभुज बनाएगा, ये इस तरीके से, बात को समझ पा रहे हैं? ओके, अगर ऐसा है तो ये 60 डिग्री पे अगर हम tan 60 लगा दें, tan 60 का मान सबको पता होगा, क्या होगा भैया, √3/1, ठीक है, √3 होता है, हमने अपॉन में 1 लगा लिया। और 10 का मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये होता है आपका लंब और ये होता है आपका आधार। मतलब अगर किसी समकोण त्रिभुज में कोई एंगल 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है वो √3 गुना होगी आधार के अकॉर्डिंग। बात को समझ पाए? मैं इसका मतलब मैं है यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक, यही तो होगा हमारा आधार, अगर ये समकोण त्रिभुज देखते हैं तो ये 1 यूनिट है, तो इसका √3 गुना कर देंगे तो ये हाइट आ जाएगी √3 यूनिट। बात को समझ पा रहे हैं? ओके, ज़रूरी नहीं कि आप tan 60 लगाओ, आप sin 60 भी लगा सकते हो, cos 60 भी लगा सकते हो। जब sin 60 लगाओगे तो आपके पास लंब और कर्ण आएगा, tan लगा रहे हो तो लंब और आधार आ रहा है, cos लगाओगे तो आधार और कर्ण आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम चूंकि बात यहाँ पे कर रहे हैं तो ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से बात करेंगे तो ये हो जाएगा √2 यूनिट। हमें पता है कि ये 2 यूनिट है, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, और ये भी कितना, ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कि हमें किसी भी क्वेश्चन में क्या करना है। बस समबाहु त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन हो, हमें ये इमेज अपने माइंड में लेकर आनी है। अगर ये इमेज माइंड में लेकर आएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपसे किसी ने कहा कि भैया किसी क्वेश्चन की जो हाइट है वो 4√3 है और आपको उसका पैरामीटर बताना है। व्हाट इज़ द पैरामीटर? उसका पैरामीटर क्या है? तो हम ये कहेंगे कि हमें कंपेयर करना है √3 = ये है। ओके, तो हम कह सकते हैं भाई, तुरंत हम कहेंगे कि भाई आपने बोला था कि हाइट √3 यूनिट होती है और क्वेश्चन में जो बोल रहा है 4√3 है, सेंटीमीटर हो मीटर हो जो भी हो अपना देख लीजिएगा। √3 से √3 कैंसिल कर देंगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 4 सेंटीमीटर। बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर? और अब मैं यहाँ से आपसे पैरामीटर पूछ रहा हूँ, तो हमने कहा 2 2 4 2 और 1 और 2, ये टोटल हो गया 6। तो 6 यूनिट का मतलब होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। आपने इस क्वेश्चन में एक चीज़ नोटिस की, आपको कहीं पर भी साइड निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही। एक छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने एज ए एग्जांपल ले लिया आपको, ठीक है। यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन छोटा सा और समझते हैं। अगर आप इसी पैटर्न को और आगे किस तरीके से देखते हैं, जैसे मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये ले लिया कि भाई ऐसा है, किसी क्वेश्चन में जो मेरा परिमाप है, परिमाप है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे बताना है, मुझे आप ये बताइए कि उसकी हाइट क्या है।
तो मुझे बताइए उसकी हाइट क्या। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, तो आप सिंपल से कहोगे कि भाई देखो बहुत आसान है, 6 यूनिट है पूरा का पूरा पैरामीटर। जब हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे, 2 2 4 और ये 2 6 और आपने बोला है 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि 1 यूनिट जो है वो ऑटोमेटिकली किसने 5 सेंटीमीटर के बराबर है। और हाइट आपने √3 बोली है, तो हमें केवल 5 √3 आपका आंसर दे देना है, क्योंकि √3 यूनिट निकालना है। मतलब हम यहाँ से बहुत आसानी से इन सब चीज़ों को निकाल सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चंस नहीं होंगे, बहुत आराम से बड़े बड़े क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये बेसिकली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं फिर से बता दूँ, आप वीडियो देखते जाइएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीज़ें ले रहा हूँ, लेकिन एंड में आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत उम्दा चीज़ें आएंगी जो शायद ही आपके पास हों। तो ये है लॉजिक नंबर 1 में आपको पैरामीटर निकालना। ओके, पैरामीटर से साइड पे जाना, साइड से हाइट पे जाना, मतलब आप इस तरीके से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट चीज़ों को कर सकते हैं। अब आपके माइंड में मैं बता दूं कि अगर लॉजिक नंबर 2 की बात करेंगे तो इसी में लॉजिक नंबर 2 हो जाता है कि जो आपके माइंड में भी चल भी रहा है वो है कि एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। तो अब एक बात बताइए, मैंने आपको बोला था कि एरिया निकालने का सबसे बेहतरीन पैटर्न होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हम कह सकते हैं 1/2 में आधार 2 होगा, तो 1/2 इंटू 2, फिर से देख लेते हैं, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा भैया 2, ओके, और इंटू जो हाई ये हो जाएगा, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि √3 यूनिट स्क्वायर जो है वो हमारा क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। मतलब कुल मिला के हम इस इमेज में इतना याद रख सकते हैं कि जो √3 यूनिट स्क्वायर होगा दैट इज़ माई एरिया। और गौर से देख लीजिएगा, अगर आप इतना याद रखते हैं तो आपको ये दिख रहा है कि आपको दिख रहा होगा कि आपकी हाइट और एरिया में कोई खास फ़र्क नहीं है, सिर्फ यूनिट स्क्वायर का फ़र्क है। इसका मतलब है √3 हटा के बची हुई चीज़ों को आप स्क्वायर कर दोगे तो एरिया निकल आएगा। लाइक दैट, जैसे यहाँ पर मुझे यहाँ पे एरिया चाहिए, तो √3 को थोड़ी देर के लिए हटाएंगे तो ये 5, तो 25 √3 एरिया निकल आया। देखिए आपका, है ना, तुरंत निकल आएगा। मतलब आप यहीं से बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिएगा अब एरिया किस तरीके से निकाल सकते हो, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले तो हमने आपसे बोला कि भाई ऐसा है, मैंने किसी इक्विलेटर की हाइट जो है वो बोल दी है 24 √3, 24 √3 ज़्यादा हो जाएगा, 14 √3 सेंटीमीटर। ओके, सब मैंने बोल दिया 14 √3 सेंटीमीटर। तो मैंने आपसे बोला कि मुझे बताइए भैया इसमें एरिया क्या होगा, आप एरिया बता दीजिए हमको। तो हमने आपसे बहुत बोला है कि तो √3 को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए तो इसका स्क्वायर होगा ये, और हमारे पास आंसर हो गया ये। मैंने यही थोड़ी देर के लिए बताया, आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कोई फॉर्मूला लगाना है, ना ही कुछ लगाना है। ये है कॉन्सेप्ट का मज़ा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो चीज़ें बहुत आसान लगेगी, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई कि चलो हाइट तो दे दी तो डायरेक्ट निकाल दिया, अगर पैरामीटर देगा तो क्या होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपसे बोल दिया कि आपका जो परिमाप है वो है भाई 36 सेंटीमीटर, आपका परिमाप है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने आपसे बोला कि भैया मुझे एरिया बताओ, एरिया क्या होगा। तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल सी चीज़ है, हमें पता है कि 6 यूनिट हमारे हिसाब से होता है 36 सेंटीमीटर। आप बोल रहे हो 1 यूनिट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपके पास 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, समझ गए ना। अब बात आती है एरिया की, तो एरिया पे नज़र डालो, √3 के साथ यूनिट स्क्वायर लगा है, मतलब जो भी यूनिट है, जो भी यूनिट की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो हम कह देंगे 36 और √3 को ऐसे लगा देंगे, तो दैट इज़ माई आंसर। ये हो गया भैया 36 √3 सेंटीमीटर। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको फिर से यहाँ पे फॉर्मूले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी और आपने बिना फॉर्मूले के इसका आंसर भी निकाल लिया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आप लोगों को लगे कि हाँ √3 नहीं है। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई आपके पास एक क्वेश्चन है जो है h इज़ इक्वल टू, इन्होंने बोल दिया 24 सेंटीमीटर, ओके, 24 सेंटीमीटर। और उसने आपसे पूछा कि भैया बताएं इसका एरिया क्या है। तो अब आपके माइंड में आएगा, अरे ये कैसे होगा, ये तो बड़ा हो गया भाई, है ना, क्योंकि इसमें तो √3 है ही नहीं, तो अलग कैसे करेंगे। बिल्कुल है, हम चाहे तो इसे 8 × 3 लिख सकते हैं, तो 8 × √3 × √3। ओके, मैंने एरिया निकालने की बात की थी, तो आपका कुछ नहीं करना है, इस पोर्शन का स्क्वायर कर देना है। इस पोर्शन का स्क्वायर करेंगे तो 64 तिहाई कितना हो जाएगा, 180 और 18 198। ओके, आई थिंक यही होगा। रुक जाइए ज़रा देख लेते हैं। 180 64 × 3
कर लेंगे तो ये 180 हो जाएगा, 4 3 12 सॉरी 192 होगा, ठीक है, 192 92 और ये √3 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बहुत आराम से आंसर निकल आया, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज़ आप चाहते हो कि हम कुछ और ले लें, जैसे हमने आपसे बोला कि अगर आपके पास एरिया है सपोज़ 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और अब मैंने आपसे बोल दिया कि भैया पैरामीटर क्या होगा। अगर मैं हाइट बोलता हूँ तो आप कहोगे √3 को ऐसे रहने दो, 144 जो है वो 12 का होगा, तो 12 √3 आपकी हाइट हो गई, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जी भाई मुझे बताओ जरा पैरामीटर क्या होगा, ठीक है। अगर आप बेसिक तरीके से लगाओगे तो पहले फॉर्मूला यूज़ करके तो आप साइड निकालोगे, फिर साइड का 3 गुना करोगे, तब जाकर आपका एरिया निकलेगा, ठीक है। बट अब हम क्या करने वाले हैं वो देख लीजिए। हमें पता है बहुत अच्छे से कि हमें बताया गया है कि भाई √3 यूनिट स्क्वायर जो है वही हमारे पास से होता है एरिया। हमने कहा बात तो सही है भाई, तो √3 से √3 कैंसिल, यूनिट स्क्वायर रूट लगाने से 1 यूनिट जो है वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर के बराबर, और हमने जो कि पूरा का पूरा 6 मान रखा था तो इसका मतलब होगा 6 गुना यानी 72 सेंटीमीटर। आपने एक चीज़ नोटिस की कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत आराम से हो गई, बात को समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका लॉजिक फर्स्ट एंड लॉजिक 2, मतलब 2 लॉजिक। पहले लॉजिक में हम लोगों ने हाइट को पैरामीटर में बदला, साइड में निकाला, अब हम दूसरे में हम लोगों ने एरिया का कंटेंट लिया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने तीसरे लॉजिक पर, और तीसरा लॉजिक हमसे क्या कहेगा देखते हैं। मैं पूरी इमेज नहीं मिटाऊंगा, चलिए मिटा देता हूँ क्योंकि इसमें मुझे ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा। हम आ गए आज लॉजिक नंबर 3 पर, ठीक है। अब लॉजिक नंबर 3 क्या है भाई, वही चीज़ है कि तीनों साइडें आपस में क्या है भैया बराबर है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तीनों साइडें आपकी आपस में क्या है बराबर है। हमने अभी थोड़ी देर पढ़ ही लिया है कि ये √3 यूनिट है, ठीक है, ये भी सॉरी √3 कह रहे हैं 2 यूनिट है, और ये भी कितना है 2 यूनिट है, ठीक है। हाइट आपको अच्छे से पता है कि ये हाइट है आपकी, ओके, ये हाइट है। अब हम बात करते हैं इस हाइट में अगर कहीं कोई एक पॉइंट होगा, मैंने बोला था ना जो तीनों हाइटें अगर आप ड्रॉ कर देते हो तो तीनों हाइटों में कहीं एक ही पॉइंट से होकर जाएंगी, तो वो यही होगा, और यहीं से आपके पास एक इनर सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, और यहीं से आप एक एक्सटीरियर सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हो। और ये भी बताया था कि इनर सर्किल जो होता है वो साइड को टच करते हुए जाता है, और एक्सटीरियर जो सर्किल होता है परिवृत्त जिसे बोलते हो वो आपके वर्टेक्स यानी कि शीर्षों को टच करते हुए जाता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इनकी रेडियस क्या होंगी, ठीक है। तो देखा जाए तो ये इनकी ये छोटी वाली रेडियस होगी इसकी, और ये बड़ी वाली रेडियस होगी, ओके, बात को समझ रहे हैं, एक छोटी वाली होगी और एक बड़ी वाली होगी। अगर आपने ज्योमेट्री का थोड़ा सा पार्ट भी पढ़ा है तो आपको इतना पता होगा कि ये एक मीडियन है, और मीडियन 2 और 1 के रेशियो में काटती है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में जो आपकी हाइट होती है ना, वही आपकी चारों चीज़ें होती हैं। अब ये 4 चीज़ें कौन सी होती हैं, जब भी मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा कि किसी भी ट्रायंगल में 4 सेंटर बनते हैं, ठीक है। वो 4 सेंटर कौन कौन से होते हैं वो चारों सेंटर के बारे में बताएंगे। वो 4 सेंटर बनते क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास 4 तरीके की लाइनें होती हैं। अच्छा चलिए बता देते हैं चारों सेंटर कौन कौन से। सबसे पहले आपका होता है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर के बाद होता है आपका इन सेंटर, इन सेंटर के बाद होता है सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर के बाद होता है सेंट्रॉइड। ये आपके 4 सेंटर होते हैं, और हर एक ट्रायंगल में इनकी स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज में इन चारों की स्थितियाँ सिर्फ यही होती है एक जगह पर। तो चूंकि ये मीडियन की तरीके भी काम करती है, आपकी हाइट मीडियन के तरीके भी काम करती है, तो मीडियन आपको अच्छे से पता होगा कि 2 और 1 के रेशियो में काटता है, ओके, मतलब 2 और 1 के रेशियो में काटता है। और हमने बोला था कि पूरा का पूरा √3 यूनिट है, तो √3 यूनिट को 1 और 2 के रेशियो में बांट दीजिए, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 1/√3 यूनिट होगा, और ये आपका 2/√3 यूनिट होगा, ओके। अच्छा कि तो भैया इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर हम ये चीज़ समझ गए हैं तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपकी भुजा है, ओके, यानी कि जो आपकी साइड है, ठीक है, इसमें इंक कम हो गई है, इसको हटा देते हैं, ओके, ये भुजा हो गई। उसके बाद आपका अंतःवृत्त, अंतःवृत्त, ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या ले लेते हैं। उसके बाद
हम बाह्य वृत्त की त्रिज्या ले लेते हैं, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। ओके, जब हम अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या ले लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 इकाई होगा, ये 2 यूनिट होगा। ओके, मैंने अंतःवृत्त की त्रिज्या यहाँ से कितनी निकाली, 1/√3 यूनिट। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना कि ये आपका 1/√3 कैसे आया, 2/√3 कैसे आया। आपने कुछ नहीं किया, जो हाइट आपके पास थी √3, आपने उसी √3 को क्या कर दिया, 1 और 2 के रेशियो में बांट दिया, या कह सकते हो कि √3 इज इक्वल टू √3 कर दिया, 1 इज इक्वल टू क्या कर दिया आपका, ठीक है ना, समझ लो ना, बस इसी तरीके से आपको ये करना है। ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम इसको किसी तरीके से सही तो है ना, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं, ठीक है ठीक है। तो ये, और जब हम बाहर वाली बात करेंगे तो 2 में कितना हो जाएगा, √3 यूनिट। ओके, बात को समझ पा रहे हैं? तो सिंपल सा फंडा है कि हमें बस यही कंटेन आपका पढ़ना है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इससे हमें बेनिफिट क्या है, इससे बेनिफिट ये है कि हम डायरेक्टली रिलेशन पे आ जाते हैं। तो डायरेक्टली रिलेशन पे कैसे आ जाते हैं, अब अगर कल को कोई हमसे ये कहता है कि भैया ऐसा है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो मुझे आप बताइए इसके बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आप पहले हाइट निकालो, हाइट निकालने के बाद उसका तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे बता देना। हमारे पास भुजा कितनी है, 2 है, और आपने यहाँ 10 सेंटीमीटर बोला है, तो हम कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। और आपको ये निकालना है भाई, बाह्य निकालना है, तो 2 में कितना होता है, √3, यानी इसी का गुणा करना है, तो 10 बाय में √3 सेंटीमीटर, ये है आपकी। बहुत सिंपल है, बात समझ में आई कि नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब मान लेते हैं इस क्वेश्चन की जगह हमारे पास आ गया, मैं बहुत सिंपल तरीके से पूरा कंटेन आपको दे रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पे जो है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, ये मैं केवल एक जनरली इनका यूज़ किस तरीके से करते हैं मैं केवल यूज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं इस वीडियो में तो केवल कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर पाऊँगा, वो भी केवल और इसके मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके कम से कम ये तो 20 से 25 क्वेश्चन जो कि पेपरों में आए हुए हैं, प्री में भी, मेंस में भी, अच्छे क्वेश्चन कहीं पर भी आए हों, अच्छे क्वेश्चंस निकाल के आपके सामने रखूँगा। पहले आपको PDF प्रोवाइड करवाऊँगा, फिर उसके बाद इनके सोल्यूशंस भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखेंगे कि आप कितना ईजी वे में उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हमने बोल दिया कि एक समबाहु त्रिभुज है, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके इनर और एक्सटीरियर सर्कल की जो रेडियस है उसका डिफरेंस दे दिया हमको, ठीक है। सपोज उन्होंने कहा कि R2 माइनस R1, मतलब इसे बोल दिया R2 बड़ा है और इसे बोल दिया R1 छोटा है, वो हमको दे दिया भैया 5√3 सेंटीमीटर, और हमसे कह दिया कि भैया ऐसा बताओ इसका एरिया क्या होगा, मतलब इस समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो अब बहुत टाइम लगने वाला है आपको, तो ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है, हमें इन दोनों का डिफरेंस कितना पता है, 1/√3 यूनिट। तो हम कहेंगे 1/√3 यूनिट, तो 5√3 सेंटीमीटर आप बता ही रहे हो, तो हम कहेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू आप हो जाओगे 15 सेंटीमीटर। और एरिया आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, मैंने √3 यूनिट स्क्वायर बताया था, तो केवल यूनिट का ही तो स्क्वायर करना है, √3 वैसे लगा देना, इसका स्क्वायर करेंगे 225 √3 सेंटीमीटर। देखिए बड़ी आसानी से हो गया, होता कि नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। कल को कोई आपसे पूछ दे अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, तो आप √3 से √3 कैंसिल कर दीजिए, यूनिट से यूनिट कैंसिल कर दीजिए, 1 रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया। वरना ये चीज़ तो यहाँ से भी समझ में आ रही थी, ठीक है ना। तो अब कुछ भी कर सकता है यहाँ से, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कल को उसने एडिशन ही पूछ लिया होता सपोज, तो यहाँ पे एडिशन लगा देते हैं भाई, सपोज अगर हमसे पूछा होता तो हम एडिशन लगा देते। अगर उन्होंने कहा होता एडिशन इतना है तो हम भी इनको ऐड कर लेते, जब ऐड करते तो ये 3 हो जाता, जब 3 हो जाता ये उस तरफ जाता, तो जब ये 3 हो जाता तो यहाँ पर बचता केवल और केवल कितना, 5 बचता, बात समझ में आई। और जैसे 5 बचता तो हम इसको बोल देते भैया इसमें क्या है, तो ये 25√3 है आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, मतलब कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो सवाल बहुत आराम से लगा सकते हो बच्चों। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है बच्चों, तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बेसिक बताया था ए मानकर उससे सवाल नहीं लगाया जा सकता, उससे सवाल लगाया जा सकता है, लेकिन कई हद तक वो सवाल को बड़ा कर देता है। और ये भी याद रखिएगा कई हद तक उसी से सवाल भी बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए जैसे एक क्वेश्चन और छोटा सा ले लेते हैं, चलिए इसी में चलिए क्वेश्चन क्या ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो हाइट है वो हाइट है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे उसने पूछ लिया कि जो इसके अंदर सर्कल बनेगा उसका एरिया क्या होगा।
जो इसके अंदर सर्किल बनेगा। तो हम जब बात करेंगे इसके अंदर जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, तो उसकी रेडियस यानी कि R1 निकालनी है। ठीक है, R1 हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि R1 जब तक हमें पता नहीं है तब तक हम उसका एरिया नहीं निकाल सकते। तो हमें सिंपल सा काम करना है, हमें पता है कि √3 यूनिट हाइट आपने बताई है और क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर दे रखा है। 1 यूनिट की जो टोटली वैल्यू होगी वो 4 में कितना होगी, √3 होगी। ओके, और बात को समझिएगा, मुझे R1 निकालना है तो मुझे 1/√3 यूनिट चाहिए, मतलब 1/√3 का गुणा कर देंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4/3 सेंटीमीटर। और एरिया निकालना है तो बहुत अच्छे से पता होगा, πr²। तो भैया इसका स्क्वायर कर दीजिए, 16/9 और ये हो गया पाई। अगर पाई की वैल्यू रख रहा है क्वेश्चन में तो पाई की वैल्यू रख दीजिए, नहीं अदरवाइज कोई बात ही नहीं। बात को समझ पा रहे हैं? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पे टोटली फोकस करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मेन मुद्दा है। ये था हमारा लॉजिक नंबर 3। अब हम आते हैं आपके लॉजिक नंबर 4 पर कि आपका लॉजिक 4 आपसे क्या कहेगा। लॉजिक नंबर 4, लॉजिक नंबर 4 भी हम लोगों का सर्किल से ही रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो क्या रिलेट कर रहा है सर्किल से? हम कह रहे हैं कि आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, अब हमने इसमें एक इनर सर्किल क्रिएट किया। ओके, इनर सर्किल क्रिएट किया और एक छोटा सा सर्किल ऐसे क्रिएट किया जो इसको टच करते हुए जा रहा है। ओके, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि मुझे इन दोनों की रेडियस का हिसाब किताब बताइए, इन दोनों की रेडियस का आपस में रिलेशन क्या होगा। तो क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है कि कह देगा इस इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसकी रेडियस क्या होगी। तो हमें अगर इन दोनों का रिलेशन पता चल जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो नहीं यहाँ पे भी एक सर्कल बना सकता है, एक नहीं वो 10 सर्कल बना सकता है। तो डिपेंड ये उसके ऊपर करता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। हमें केवल कॉन्सेप्ट पता है तो हम सब निकाल ले जाएंगे। अब फिलहाल के लिए हम बात करते हैं 2 ही सर्किल को लेकर, फिर उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मुझे यहाँ पे अगर ओरली बात करूँ तो भाई दैट इज़ माई हाइट। दैट इज़ माई हाइट। ओके, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। अब हम बात करेंगे तो ये सेंटर होगा। अब इस सेंटर की रेडियस को अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये r है। मानते हो नहीं मानते हो? ओके, तो मेरा मानना है कि यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, r होगी, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। ओके, अगर ये टोटल 2r है आपकी, तो कंफर्म है कि मुझे पता है कि नीचे वाले पार्ट का जस्ट 2 गुना, 2 और 1 का रेशियो बढ़ाया था अभी थोड़े पहले, तो ये जस्ट 2 गुना होगा। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2r होना चाहिए। तो ये r तो है ही है, तो यहाँ पर ये r हो गया, यहाँ तक r हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचे तो ये भी एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएगा जो कि समबाहु त्रिभुज होगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज ट्रायंगल बना रहा है जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट कितनी है r, तो उसके लिए सेंटर यहाँ कहीं होगा और ये r जो है फिर से 2 और 1 के रेशियो में बटेगा, तो ये वाला जो पार्ट आएगा वो r/3 आ जाएगा। ओके, और इसकी जो रेडियस हो गई वो कितनी हो गई, r। तो मैं कह सकता हूँ कि r का रेशियो अगर हम r/3 से देखेंगे तो बड़े वाले सर्किल का छोटे वाले सर्कल से जो रेशियो आएगा रेडियस का, वो 3:1 आएगा। बात को समझ पा रहे हैं आप? बहुत सिंपल सा कंटेन है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है आपको। तो ये हो गया, ठीक है। जब 3:1 के रेशियो में आएगा तो भैया अब बात आती है कि रिलेशन तो हमें पता चल गया भाई, रिलेशन हमें पता चल गया। अगर किसी ने हमसे इसकी रेडियस पूछी इसकी साइड देकर, तो हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? जैसे अभी किसी ने कहा कि भैया ऐसा है, इसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी भैया? 10 सेंटीमीटर है। तो इस ट्रायंगल का एरिया बताइए, इस ट्रायंगल का एरिया बताइए। तो भाई इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए होगी साइड। ये तो करते हो आप लोग, लेकिन हमें क्या है कि 1 यूनिट का भी काम मिल जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा भैया ये अगर 10 बोल रहे हो तो ये कंफर्म है कि ये 30 होगा कि नहीं होगा। और अगर ये 30 है तो मैंने बोला आपसे कि 1/√3 यूनिट जो है वो हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर।
ओके, तो मैं 1 यूनिट की जो वैल्यू निकालूंगा तो वो 30√3 सेंटीमीटर होगा, और अगर मैं एरिया निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 900 तियाँ कितना हो गया, 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 लगाना मत भूलिएगा, मैंने बोला था ना इसका स्क्वायर करके √3 लगा दो भाई, हो गया आराम से आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, इसका फिर से कर देते हैं, 900 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2700√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आराम से आपका एरिया निकल आया। इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप। उल्टा करने का मतलब जैसे है, जैसे अब आपको जैसे मैंने रेडियस दी थी, अब मैं आपको एरिया भी दे सकता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमने बोल दिया भाई 225√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे इसकी रेडियस बताएं, तो मुझे बहुत अच्छे से पता होगी कि अगर मुझे यहाँ इसकी हाइट, देखो सीधी सी बात है कि ये √3 यूनिट स्क्वायर है और ये 225√3 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मुझे जो 1 यूनिट निकल के आने वाला है, जो मेरे लिए 1 यूनिट निकल के आने वाला है, √3 से √3 कैंसिल होकर वो आने वाला है 15। कितना आने वाला है, 15। और मुझे पता है कि अगर मुझे इसकी हाइट चाहिए, मुझे इसकी रेडियस चाहिए, तो वह 1√3, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। और हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो मुझे पता चल गया कि ये 5√3 है, तो ये कन्फर्म है, उसका थर्ड पार्ट होगी, तो 5/3√3 हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से कंटेंट पूछ सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, इसमें देख लीजिए क्या पूछ सकता है। लॉजिक नंबर 4 पे घबराइए नहीं, अभी इसके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन अभी आपको 20-25 क्वेश्चन में करवाऊंगा। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल मैं समझाता चला जा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि लॉजिकों का यूज़ किस तरीके से होता है। जैसे कि ये ठीक है, हमने बोला भाई ये रहा मेरा एक सर्किल, चलिए ओके। अब हमने आपसे बोला कि हमारे पास ये रहा सर्किल जिसकी रेडियस है R1, ये है सर्किल जिसकी रेडियस है R2, ये है वो सर्किल जिसकी रेडियस है R3, और ये है वो सर्किल जिसकी रेडियस है R4। ओके, अब मुझे आप ये बताइएगा इन सभी सर्किल की रेडियस का रेशियो क्या है। तो हमें अच्छे से पता है कि अगर हम यहाँ से इसको ऐसे मिला देते तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया, यहाँ पे एक ऐसे मिलाएंगे तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया, यहाँ पे मिला। अब हमें पता है कि जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़े वाले का 1/√3 होता है, आपको बता ही चुका हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि घटते क्रम में लिखेंगे तो ये 1 होगा, मुझे पता है इसके बाद वाला इसका 3 गुना होगा, तो इसके बाद वाला भी इसका 3 गुना होगा, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 9, इसके बाद वाला भी इसका 3 गुना होगा, तो वो कितना हो जाएगा 27। तो ये हो गया आपका रेशियो 1:3:9:27। बात को समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब कल को हमने बोल दिया कि भैया ऐसा है कि इसकी जो साइड है, हमने इसकी साइड बोल दी भाई 12√3 सेंटीमीटर बोल दी। ठीक है, मुझे पूछ लिया गया कि भैया इनर सर्किल का हिसाब किताब बताइए। तो हमें पता है कि ये 2 के बराबर है, तो 2 बराबर इसके कर देंगे, तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर के। मुझे चाहिए 1/√3, मुझे चाहिए 1/√3, 1/√3 कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसका जो पता चल गया ये है 18 सेंटीमीटर, तो 1 = कितना हो जाएगा आपका 2/3, और यही मुझे आंसर निकालना है। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। आप बहुत आराम से चीज़ों को निकाल सकते हो। कंपेयरिंग मेथड होता है, इसी को बोलते हैं रेशनल मेथड, बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें कंटेंट समझने से मतलब है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। ये 1, 3, 9, 27 कैसे हो रहा है, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये 1 है तो ये 3 है, और ये 1 होगा तो ये 3 होगा, वो 1 होगा तो ये 3 होगा, मतलब जस्ट 3 गुना होता चला जा रहा है, तो हम यहाँ पर लॉजिकली 3 गुना कर दिया। आई होप आपको ये चौथा लॉजिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने चौथे लॉजिक की तरफ। चौथा लॉजिक क्या है देखते हैं भाई। आते हैं अपने नेक्स्ट पांचवें लॉजिक की तरफ। आई थिंक 5वां ही तो होगा। लॉजिक नंबर 5। जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि दैट इज़ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, और ये रहा उसके अंदर एक सर्किल, यही पढ़ रहे हैं। सर्किल जैसा नहीं लग रहा तो मान लो सर्किल है। उसके बाद ये
हमने कहा एक चलिए एक और लेते हैं। आपके सामने 3 इमेजेस हैं। इसी तरीके से बढ़ते चले जाते हैं भाई, पहले 1 था, उसके नीचे 2 लगा दिए, फिर उसके नीचे 3 लगा दिए, उसके नीचे 4 लगाते हैं, ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। और हमसे पूछता है इनके अक्सर रेडियस के बारे में कि भाई इसकी रेडियस क्या है। तो अब चूँकि मैं यहाँ पे आप लोगों को ना तो कुछ रेडियस वगैरह कुछ देने वाला हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेनली बताने वाला हूँ। ओके, बात को थोड़ा सा समझिएगा, लॉजिक समझना है यहाँ पे, और कोई मतलब नहीं है हमारा। थोड़ी देर के लिए देखा तो ये आपका सेंटर होगा, और अगर ये आपका सेंटर है तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसकी रेडियस है, और ये इसकी रेडियस है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ओके, मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूँ कि यहाँ पे आर और उसकी भुजा में क्या रेशियो होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है आपका। ये अगर आर है तो अगर हम देखा जाए तो ये 60 डिग्री था टोटल, नीचे वाला हिस्सा देखेंगे तो 30 डिग्री निकल के आएगा। ओके, फिलहाल 30 डिग्री निकल के आता है, तो मुझे अच्छे से पता है कि सामने वाली साइड जो होती है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप 10-30 का मान देखेंगे तो ये होता है 1/√3। ठीक है, इसको आप लोग बोलते हो लंब और इसको आप बोलते हो आधार। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ जाती है कि आपका आधार हमेशा लंब का √3 गुना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास लंब कितना है, r है, तो इसका √3 गुना यानी कि ये √3r होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक √3r है, तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ये भी कितना होगा, √3r। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब जो है कि हमारे पास जो साइड आएगी वो बराबर होगी 2√3r के। ओके, बात को समझ पा रहे हो? ओके, बहुत सिंपल सा फंडा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप इस लॉजिक को पीछे वाले लॉजिक से मिलाना चाहोगे तो सेम है। अगर हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे a/r का, तो वो आएगा 2√3 में कितना भैया, 1। याद कर लीजिए, वहाँ पे हम लोगों ने भुजा को 2 माना हुआ था, इंटरनल सर्किल था, उसको 1/√3 माना था। इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो 2√3:1। देखिए वही चीज़ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना, तो चीज़ माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। हम यहाँ पर भी रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ पे ये चीज़ कैसे लागू होगी वो देखिएगा। अगर थोड़ी देर के लिए देखेंगे तो ये भी सेंटर है भाई, और ये सेंटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये r है, ये भी सेंटर है भैया। इसको नीचे लेकर चलेंगे तो ये भी कितना है बेटा, r। चूँकि ये फिर से यहाँ पर वही 30 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे भी कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा, तो ये जाहिर सी बात है फिर से √3r होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, √3r। बात को समझ पा रहे हैं? तो कुल मिला के यहाँ तक होगा। और हम बात करेंगे कि ये बीच वाली क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, r है, और ये यहाँ से यहाँ तक भी r होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2r + √3r, 2√3r = a। बात को समझ पा रहे हैं? और अगर हम यहाँ से अगर हम 2r कॉमन ले लें तो मुझे मिलेगा √3 + 1। आप इन दोनों में कुछ कनेक्शन पकड़िएगा, दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन पकड़िएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे फिर से देखते हैं, सेम कंडीशन होगी। ये अगर r है तो कंफर्म है कि ये √3r होगा। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो r, फिर ये हो जाएगा 2r, और फिर ये हो जाएगा r, तो ये यहाँ से यहाँ तक 4r हो जाएगा। ओके, और जब हम बात करेंगे यहाँ से तो फिर से वही √3r हो जाएगा। अगर हम साइड की बात करेंगे तो मेरे सामने आएगा 2√3r + 4r। ओके, तो और अगर हम यहाँ से 2r कॉमन ले लेंगे तो मुझे मिलेगा √3 + 2। आपने एक लॉजिक पकड़ा कि यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास कुछ भी नहीं ऐड किया, इसमें यहाँ पे हमने 1 ऐड किया, यहाँ पे हमने 2 ऐड किया, और ऐसे इंक्लूड करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। और हम आगे चल के क्या ऐड करेंगे, 2 के साथ 3 भी ऐड करेंगे, 4 भी ऐड करेंगे। अब ये ऐड कैसे हो रहा है, तो आप बेस सर्कल चेक कीजिए कितने हैं, उनमें एक कम कर दीजिए। यहाँ बेस सर्कल कितने हैं, 1 है, 1 में 1 कम किया मतलब 0, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा। ठीक है, जब हम बात करेंगे यहाँ पर
जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बेस सर्किल है वो कितने, 2, मतलब 1 ऐड होगा तो 1 ऐड कर दिया √3 के साथ में। यहाँ पे हमारे पास बेस सर्किल कितने हैं, 3, तो 3 की जगह हमने यहाँ पे 2 ऐड करना है। ऐसे मेरे पास अगर मुझे पता चल गया कि बेस सर्किल 11 है, ठीक है ना, अगर बेस सर्किल 11 है तो इसका मतलब साफ साफ जाता है कि यहाँ पर कितने ऐड होगा, 10 ऐड होगा। ओके, अब जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर टोटल 55 यानी कि 55, फिर से बात को समझिएगा, मतलब 55 सर्किल है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि बेस सर्किल कितने हैं? अब मेरी बात को नहीं समझे शायद, फिर से देखते हैं। मैंने कहा एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ऐसे छोटे छोटे, इस टाइप से हमने ऐसे छोटे छोटे 55 कितने बनाए, 55 सर्किल बनाए हैं, टोटल क्वांटिटी 55 है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि बेस सर्किल कितने होंगे भैया, 10 होंगे। कैसे पता चला? आपको याद रखिएगा, टोटल सर्किल है मतलब सर्किल की टोटल काउंटिंग है, और देखो यहाँ पे गिनती से लिखती चली जा रही है, पहले 1 है, फिर 2 है, और फिर 3 है, और इन्हीं का एडिशन निकालना है। 55 एडिशन तब आता है जब गिनती आप 10 तक लेकर जाते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। तो जब 10 तक लेकर जाओगे तो बेस सर्किल 10 होंगे, मतलब 9 ऐड होगा, मतलब वहाँ पर अगर मुझे इनकी साइड निकालनी होगी तो हम कहेंगे 2r √3 प्लस कितना हो जाएगा भैया, 9, और हमें बड़ा आराम से हमारा आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये बात बहुत आराम से समझ में आई होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, और आप सब लोगों से उम्मीद करूँगा कि सब लोग इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना नोट किए ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपका अगला वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैंने 20-25 क्वेश्चन लाने की बात की है, तो वो इसीलिए लाने की बात की है ताकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उनकी प्रैक्टिस करवा सकूँ आपको। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं और आगे चल के एक और लॉजिक। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। ये लॉजिक बहुत अच्छे हैं, बहुत काम के होंगे आपके, और ख़ासकर जो मेंस का पेपर दे रहे होंगे उनको तो बहुत ही मज़ा आएगा इससे लगाने में, ठीक है। जब हम बात करते हैं एक और लॉजिक की, तो लॉजिक नंबर 6 देख लीजिएगा। मुझे काउंटिंग नहीं पता, मैंने देखी है, बस मैं केवल लिखता जा रहा हूँ। सो अब मैं जब बात करता हूँ लॉजिक की, तो लॉजिक नंबर नेक्स्ट जो है वो है क्या, हमारे पास एक ट्रायंगल है। सिंपल सी बात है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज, और इसके बीच में कहीं एक कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ है। ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि मिड पे ही हो, और ये पॉइंट जो है वो तीनों साइडों से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगा। मान लेते हैं ये h1 डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं ये h2 डिस्टेंस पे है, और ये मान लेते हैं h3 डिस्टेंस पे है। ओके, समझ में आया आपको? और मैंने आपसे पूछ लिया भैया इसकी हाइट बताओ, इसकी हाइट, रियल हाइट क्या है। तो याद रखिएगा जो इसकी रियल हाइट है, जो कि ये है, जो ये h है, तो हम कह सकते हैं h इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, h1 प्लस h2 प्लस h3। अब आपके माइंड में आएगा हाउ, कैसे, आपने तो भाई बता दिया, लेकिन होता कैसे है। तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है। चलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। चलिए अब हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स से तीनों वर्टेक्स को मिला दिया, ये रहे तीनों हमारे वर्टेक्स। अब तीनों वर्टेक्स को जैसे हमने मिलाया तो हमारे सामने 3 ट्रायंगल आ गए। एक ट्रायंगल जिसकी हाइट h1 है, एक ट्रायंगल जिसकी हाइट h2 है, एक ट्रायंगल जिसकी हाइट h3 है, जो कि समबाहु त्रिभुज है तो सबकी भुजा a होगी। तो अगर हम बात करें इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालें तो वो होगा 1/2 बेस और हाइट हो गई h1 प्लस 1/2 बेस हो गया a, हाइट हो गई h2, फिर से 1/2 बेस हो गया a, हाइट हो गई h3 बराबर ये हो जाएगा पूरा एरिया। क्योंकि ये अलग ट्रायंगल है, ये अलग ट्रायंगल है, ये अलग ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल मिलकर बना तो वही ट्रायंगल रहे ना, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना मैंने आपको पहली क्लास में पहले मोड बताया था, वो ये a²। बात को समझे आप? ठीक है, अगर हम यहाँ से 1/2 अगर कॉमन ले लें और a भी साथ में कॉमन ले लें तो h1 प्लस h2 प्लस h3 निकल के आएगा, जो कि बराबर होगा √3/4 a² के।
ए स्क्वायर से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल H। बात को समझ पा रहे हैं आप? ओके, तो क्योंकि ये जो हमारे पास आपका √3/2a है, इसी को तो आपने कैपिटल H बोला था, यानी कि टोटली हाइट बोली थी। तो आई होप आपको ये लॉजिक भी समझ में आ गया होगा कि ये लॉजिक नंबर 6 आपसे क्या कहता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे अब यही है, यही क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया बताइए इसका पैरामीटर क्या है, तो इसका पैरामीटर बताइए भैया। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी हाइट h, ये हम ये कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर एक कोई पॉइंट है, पॉइंट से जो ये पॉइंट है वो तीनों साइडों से इतनी डिस्टेंस पर है। मुझे बताइए इसका एरिया क्या होगा, मुझे बताइए इसका पैरामीटर क्या होगा, मुझे बताइए इसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, सपोज़ हम थोड़ा सा डाटा चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको करने में। जैसे हमने बोल दिया पहले मैंने बोल दिया ये √3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये √3 सेंटीमीटर, सॉरी 2√3 है, ये 3√3 सेंटीमीटर है। मुझे सबसे पहले मुझसे पूछा गया कि भैया बताइए इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, तो हमने तुरंत बोला h इज़ इक्वल टू, इनको ऐड कर दीजिए, ये 1√3 है, ये 2√3 है, ये 3√3 है, तो हम कह देंगे 6√3 है। पहला काम खत्म। आपने पैरामीटर पूछा, मैं कहूँगा भैया √3 यूनिट इज़ इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर 1 यूनिट जो है वो आएगा कितने के बराबर, 6 सेंटीमीटर की पैरामीटर पूछ रहे हो, तो 6 यूनिट जो है वो बराबर के हो जाएगा 36 सेंटीमीटर के। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बात को समझ पा रहे हैं हम? ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे इसने हमसे एरिया पूछ लिया तो हम यहीं पे कह देंगे भैया ऐसा है, इसका स्क्वायर कर दीजिए 36, √3 सेंटीमीटर लगा दीजिए, काम हो गया भाई, एरिया निकल आया। हाइट भी निकाल ली, एरिया भी निकाल लिया। इन सर्किल निकालना है, सीधी सी बात है, अंदर अंतःवृत्त निकालना है, ये दे रखा है, हमें पता है इसका 1/√3 करना है, तो 6 बाय में √3 और सेंटीमीटर आ गया, इसको कट करेंगे तो 2√3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी हो गया आंसर। एक्सटीरियर पूछा है तो यहाँ पर भैया जो 1/√3 किया था तो 2/√3 कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग पूरे कंटेंट को यूज़ करके सवाल को छोटा और आसान बना सकते हैं, और हमारा मेन मकसद यही है कि हम सवाल को छोटा और आसान बनाएं ताकि सवाल को हम कम समय में कर सकें। मुझे लग रहा होगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ के आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। छोटी सी शिकायत है आप लोगों से, वो ये है कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आप जितनी जल्दी चैनल सब्सक्राइब करोगे बच्चों, उतनी जल्दी मैं ऑनलाइन आने लगूँगा। और मेरा मेन मकसद ये वीडियो बनाना नहीं है, मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आपके साथ टच में रहूँ और आपके टच के साथ ही पढ़ाऊँ। मैं भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बट अब आप सामने क्वेश्चन नहीं पुटअप कर सकते हो, लेकिन जब समय ऑनलाइन होंगे तो आपके कमेंट से मैं आपकी प्रॉब्लम भी समझ सकता हूँ, और आपको कुछ नया पूछना होगा तो मैं नया भी बता सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो मैं पढ़ाता हूँ तो कोई रट के नहीं पढ़ाते हैं, हमें एक टॉपिक पढ़ाना, इस टॉपिक में जो मेरे माइंड में आता गया मैं आपको पढ़ाता चला जाता हूँ। बट आपको हो सकता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हों जो मेरे माइंड में ना हों और आप हमसे पूछो और तब वो मेरे माइंड में आए, तब मैं आपको बताऊँ। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे आप लाइक भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेनली सपोर्ट जो है वो आप ही को करना है। और वीडियो देखते रहिए, और ये जो वीडियो है वो कंटिन्यूसली में बनते रहेंगे। थोड़ा सा गैप में आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अपने सेटअप बनाने में की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर वो सेटअप बनता है तो फिर आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन ही स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आप पर डे आप ऑनलाइन होंगे, पर डे हम भी ऑनलाइन होंगे। आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको उसी में मिलेगा। आपके वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर होता है जिसमें मेरा व्हाट्सएप चलता है, आप चाहें तो अपनी प्रॉब्लम्स उसमें मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ग्रुप का लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप ऐड हुई उसमें, और आप अपने क्वेश्चंस डालिए, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी कीजिए, क्योंकि मैं पर डे 10-12 क्वेश्चन आपको देता ही रहता हूँ सॉल्व करने के लिए। फिर उनके आंसर्स भी मैं शाम को या फिर अगले दिन आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और नमस्कार। इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।